पुनः सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रस्थान कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की ये सीधा प्रसारण आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और इस मौके पर वहां पर उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में कई बड़ी बातें की। उत्तराखंड के विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम हैं उसके बारे में वर्णन किया। इसके साथ ही भारत जिस तरह से लगातार स्पेस के साथ साथ स्पोर्ट्स में यानी अंतरिक्ष में भी और खेल जगत में भी जिस तरह लगातार बुलंदियां छू रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भी जिक्र किया जिन्होंने हाल के एशियन गेम्स में भागीदारी की है और पदक भी जीते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने खासतौर पर बात की कि दुनिया भर में जिस तरह से भारत का कद बढ़ता जा रहा है वो निश्चित रूप से सभी के लिए गर्व की बात है। खासतौर पर यह भी बात की कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके विकास को लेकर पहले की सरकारों में हिचक थी, पहले वो विकास नहीं करना चाहते थे, डरे रहते थे, लेकिन अब जो केंद्र की सरकार है वो सीमावर्ती गांवों को पहला गांव मान करके उन इलाकों में हर तरह की सुविधा दे रही है, जिसका फायदा स्थानीय नागरिकों को, खासतौर पर पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखेंगे। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम इस वक्त का और इसमें हम देखेंगे कुछ बड़ी खबरें, करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले लेते हैं कि इस वक्त की हेडलाइंस क्या क्या है और हम आपको बताना कि आज इस वक्त में क्या कुछ है। पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड दौरा है इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि इजराइल और हमास के जंग में जो दुनिया बट गई है तो क्या भारत में भी कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं और उसके आधार पर जो केंद्र सरकार है उससे अलग रुख रख रहे हैं। इस पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में की रैली। राज्य को 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड मंदिर में पूजा अर्चना की, पवित्र आदि कैलाश के भी दर्शन किए। गुंजी गांव में स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से की मुलाकात, स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को किया संबोधित। स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची माता वैष्णो देवी भवन, पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। बक्सर ट्रेन हादसे में रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा, घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि। बिहार सरकार की ओर से भी मृतक के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए, घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर जताया गहरा शोक।
इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी, अब तक 2200 से भी ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर भी किया जारी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज। बीजेपी की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपना परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर करने की कोशिश, तो कांग्रेस भी ढूंढ रही है जिताऊ फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक लावारिस मवेशियों को पकड़ने और उन्हें गौ संरक्षण केंद्रों में रखने के लिए शुरू होगा अभियान। निराश्रित मवेशियों को आवश्यक सुविधाएं की जाएंगी प्रदान। और आईसीसी विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के इरादे से ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो दक्षिण अफ्रीका भी बरकरार रखना चाहेगी जीत का सिलसिला। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर है प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सबसे पहले जागेश्वर धाम में उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद पूजा अर्चना की, और उसके बाद फिर वो पिथौरागढ़ लौटे। और पिथौरागढ़ में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहा ये भी हम आपको बताएंगे। पीएम ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड मंदिर में भी पूजा अर्चना की, और साथ ही उत्तराखंड को 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और वहां पर संबोधित भी किया। पीएम ने पवित्र आदि कैलाश के भी दर्शन किए। गुंजी गांव में स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से भी पीएम ने मुलाकात की, और देश की सेवा में समर्पित आईटीबीपी और सेना के जवान भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उत्साहित स्थानीय नागरिक भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, और बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश थीं। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर मोदी सरकार ने पहाड़ी इलाकों में सामाजिक आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज कर दी है। तो इससे हुआ क्या है कि पहाड़ी इलाकों में अब अधिक संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक जा रहे हैं, और इससे स्थानीय लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, उनको जीविकाएं मिल रही हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान, जन संबोधन के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही, आइए सुनते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, जिस तरह से आज उत्तराखंड को करीब 4200 करोड़ रुपए के विकास की सौगात मिली है, परियोजनाओं की सौगात मिली है, हम जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में पहले से ही बहुत सारी परियोजनाएं चल रही। ये जो
परियोजनाएं हैं, इनकी क्या क्या अहमियत है उत्तराखंड राज्य के लिए? देखिए लालचंद, ये आज का जो दौरा है ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि इसको राष्ट्रीय महत्व में भी अगर आप देखें जी, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले में जो सवेरे गए थे वो गए थे गुंजी और जोलिंगकोंग का इलाका। ये वो इलाका है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कोई भी पहली बार वहाँ जा रहे हैं। और अभी 5-6 साल 7 साल पहले तो ये होता था कि इन लोगों ने अपने जिलाधिकारी को भी नहीं देखा होता था जी। तो ये पूरा दौरा आप कहेंगे काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से अगर आप देखें तो नेपाल और चीन सीमा के पास जो जोलिंगकोंग और ये गुंजी वाले इलाके में प्रधानमंत्री गए थे वो, और धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखें जो धार्मिक एक पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य में बात हो रही है तो प्रधानमंत्री जागेश्वर मंदिर गए। ये गढ़वाल के इलाके में जिस तरह से 4 धाम हैं और काफी प्रसिद्ध हैं, इसी तरह से कुमाऊं के इलाके में भी ये एक धाम माना जाता है और प्रधानमंत्री की यात्रा से धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से 4200 करोड़ की जो योजना है उनका जो शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है वो न सिर्फ पिथौरागढ़ जिले की है बल्कि पूरे कुमाऊं इलाके और साथ ही बिल्कुल बहुत ही महत्व की ये परियोजनाएं हैं उत्तराखंड के लिहाज से भी और पूरे देश के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा के इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर दुनिया तो बटी है ही, लेकिन अपने यहां भी इस पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। करेंगे इस पर चर्चा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अब हम शुरुआत करते हैं आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने बताया था कि इजरायल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उस पर क्यों हो रही है अपने यहाँ राजनीति। इजरायल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है और अब तक 3000 से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है इस संघर्ष में, इस युद्ध में। इंसानियत के दुश्मन आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक धावा बोल दिया था, सैकड़ों मासूमों की जान ले ली थी और कई लोगों को अगवा कर लिया था। तो जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी में जमकर बमबाजी की है, जिसका खामियाजा तो आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। इजराइल ने साफ किया है कि जब तक उसके अपहृत नागरिकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक फलस्तीन को कोई मदद नहीं दी जाएगी। तो इस भीषण जंग में चीन समेत कई देशों के नागरिकों की मौत हुई है। तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है। हमास के हमले में इजराइल के 1200 लोगों की जानें गई हैं, तो वहीं हमास के करीब 1500 से भी अधिक आतंकी मारे गए हैं अभी तक, लेकिन अभी ये जारी भी है। भारत ने इस भीषण जंग से अपने नागरिकों को निकालने की पहल ऑपरेशन अजय के तहत तेज कर दी है और वहां से सुरक्षित वापसी भारतीयों की जाएगी। इससे पहले भी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को, याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे करीब 23,000 भारतीयों को स्वदेश लाया था। मध्य पूर्व एशियाई देश यमन के जंग में भी भारत सरकार ने हजारों भारतीयों को
वापस अपने वतन लाया था। तो लगातार भारत सरकार ऐसा काम करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बदला हुआ भारत है जो अपने देश हित में निर्णय लेने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि हमास के आतंकी हमले के मामले पर भारत इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत आतंक और आतंकवादी का समर्थन नहीं कर सकता। आतंक विरोधी स्टैंड को दुनिया के कई देशों ने सराहा है। भारत के स्टैंड को पीएम मोदी ने कहा, मानवता के दुश्मन आतंकवाद को अलग अलग खांचे में नहीं रखा जा सकता। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। इस दौर में दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद पर दोहरी नीति भी छोड़ दी है। खाड़ी के भी कई देश ले लीजिए, वो इजराइल की जवाबी कार्रवाई में के समर्थन में आए हैं। लेकिन भारत में कुछ संगठन और राजनीतिक दल वोट बैंक की सियासत के चलते अलग ही नजरिया रख रही हैं और ये चीजें अब सामने आ रही हैं। वामपंथी दल हैं, साथ में कुछ क्षेत्रीय दल हैं और यहां तक कि कांग्रेस भी केंद्र सरकार की नीति से अलग नजरिया रखती है। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्यों कुछ पार्टियों ने फलस्तीन के साथ खड़े होने की बात की है, जबकि इजराइल ने तो साफ किया हुआ है कि यह हमास के आतंकी के खिलाफ जंग है, फलस्तीन के खिलाफ जंग नहीं है। ये कांग्रेस कार्य समिति ने फलस्तीन के लोगों का समर्थन किया, लेकिन प्रस्ताव में हमास के हमले की कोई निंदा नहीं की। तो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है। फलस्तीन को लेकर भारत का नजरिया स्पष्ट है, लेकिन किसी भी शर्त पर हमास जैसे आतंकी संगठन का तो समर्थन नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि भारत आतंक और आतंकवाद के खिलाफ है। भारत में कुछ राजनीतिक दलों को वोट की सियासत के तहत मजहबी चश्मा ये देश के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान ऑपरेशन अजय शुरू करने जा रहा है। इसका अभियान का नाम ऑपरेशन अजय है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो एक तरफ ये संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन अजय की पूरी तैयारी है भारत सरकार की, लेकिन साथ ही अलग अलग सुर भी अपने देश में मिल रहे हैं, अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ रहे हैं, साथ में राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत राम कृपाल सर। और हमारे साथ स्टूडियो में मेरे पास बिल्कुल मौजूद हैं जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। मैं इस चर्चा को विस्तार पहले देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह से कि ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ देखिए इजराइल साफ कह रहा है कि हम जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं वो हमास के खिलाफ कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के खिलाफ और फलस्तीन के लिए नहीं। भारत सरकार सुरक्षित वापसी करने के लिए ऑपरेशन अजय, पहले भी ऐसा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन ये जो इस बीच में अलग अलग स्वर सुनाई पड़ते हैं, ये कुछ संगठनों के, कुछ राजनीतिक दलों के, तो ये क्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आतंक और आतंकियों का ही समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे क्या? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले आज की जो ये बड़ी खबर ये है कि आज युद्ध का जो आप देखिए ये भीषण जंग का छठा दिन है और इस युद्ध में अभी तक जो हमास के तरफ से जो लड़ाके हैं उनके भी तरफ से लगातार जो है वो रॉकेट फायरिंग हो ही रही है और लगातार जो है इजराइल की तरफ से भी उन ठिकानों पे बम वर्षा हो रही है। इसमें अब तक 3000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, जिसमें कई विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। अभी जो खबर है उसमें चीन के भी 3 नागरिक मारे गए हैं। इसी तरह से और कंट्री के भी लोग हैं जिनकी हताहत इसमें अभी खबर ऐसे आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि कई देशों के लिए भी चिंता की बात है, भारत के लिए भी चिंता की बात है। भारत के 18,000 से ज़्यादा जो भारत के नागरिक हैं वो इजराइल में हैं, तो उनकी वतन वापसी और उनकी सुरक्षित वापसी की चिंता भारत सरकार को है। इसलिए आप ये ऑपरेशन अजय की बात देख रहे हैं और ऑपरेशन अजय आज से शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें भारत के जो भी नागरिक इजराइल से वापस आना चाहते हैं उनकी सुरक्षित वापसी भारत सरकार करने जा रही है।
भारत सरकार का जो ये गुडविल गेस्चर है वो आपने पहले भी देखा था, अपने सिटीजन के लिए, अपने नागरिकों के लिए भी। ऑपरेशन गंगा हो या उससे पहले ऑपरेशन मैत्री हो, बाहर ये आपने देखा, उससे पहले कोविड के समय में भी आपने देखा था, या इराक के समय में आपने देखा था कि जिस समय में इराक में ISI का जो ये बमबारी था उसमें कैसे अपने नर्सों को और अपने देश के लोगों को वापस लाया था। भारत ने अब तक कम से कम 4 लाख से ज्यादा ऐसे भारत के नागरिकों को इन मुश्किल के हालात में सुरक्षित अपने घर और अपने वतन वापसी की है। ये भारत सरकार की, तो आप कह सकते हैं कि इस मामले में जो लोगों के साथ में जो पीपल्स कनेक्टेड जो ये आपका विदेश विभाग है उसकी आप एक झलक देख सकते हैं कि जो भारत के भारतीय वंशियों को चिंता करता है, चाहे दुनिया के वो किसी भी देश में हो। रही बात जब आपके सवाल पे आते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये दुनिया जो है वो अपने अपने लॉजिक और अपने अपने जो से अपने खांचे में किस तरह से आतंकवाद को ढाल रही है, ये आतंकवाद के चश्मे को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश और पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसमें ये बदला हुआ भारत और ये जो नया भारत है उसने आज PM मोदी ने एक तरह से मैसेज दिया है कि अगर इजराइल पे ये हमला हुआ है, आतंकी हमला जिस तरह से हुआ है और वहां सीधे सीधे मासूमों की जान गई थी, और इस मुश्किल घड़ी में अगर इजराइल है तो भारत उसके साथ खड़ा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो लोग अपने यहाँ इस तरीके से इसको अलग अलग फ्रेम में देख के फिलिस्तीन से जोड़ते हैं, अलग तरह से फिलिस्तीन और उसके स्वायत्ता और उसके अधिकार और उसके मानवाधिकार की बात को करते हैं, तो उनको ये बात को समझनी चाहिए कि ये दुनिया, आज की दुनिया जो है वो पिछले 90 की दुनिया से आगे बढ़ चुकी है। उसमें आप आतंकवाद को समर्थन करते हुए इस तरह के चीजें को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। जो अपने यहाँ कुछ पार्टियां कर रही हैं, हो सकता है कि अलग अलग संगठन के दबाव के कारण, जो कुछ ये आपके यहाँ जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दबाव के कारण, ऐसे कई लोग हैं जो सीधे सीधे अपना एक नाता जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। अगर ये नाता निश्ता है तो आज आप पूरे गल्फ कंट्री में देखिए क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमास ने जिस तरह का अपना एक्शन दिखाया है और जिस तरह मासूमों का कत्लेआम किया है, उसमें किसी भी सभ्य इंसान को और किसी भी सभ्य नेशन को इसको किसी भी रूप में इसको सपोर्ट करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई आज की तारीख में मत करेगा। हाँ, मैं लौटता हूं आपके पास और जयशंकर सर के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले रामकृपाल सर के पास चलता हूं, उनकी एक टिप्पणी लेता हूं। रामकृपाल सर, ये बताइए कि हमास ने बर्बरता की, इंसानियत की दुश्मनी की पूरी पराकाष्ठा पार कर लिया, अब इजराइल उस पर कार्रवाई कर रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? सरकार ने हमेशा कहा है कि हम आतंक और आतंकियों के खिलाफ हैं, कोई खांचा अलग अलग नहीं है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का, लेकिन फिर भी कुछ संगठन, कुछ पार्टियां क्या कुछ तलाश रही हैं इसमें, फलस्तीन का नाम लेकर के, एक धर्म से उसको जोड़ करके कुछ तलाशने की कोशिश कर रही हैं, वोट बैंक तलाश रही हैं क्या? आपने कहा, विनोद भाई ने बहुत अच्छी तरह से बातें रखी हैं जी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब दुनिया इकट्ठा होती है तो सब लोग ये बात मानते हैं कि मानवता को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो आतंकवादी गतिविधियों से है जी। लेकिन जैसे ही लोग अपने अपने मुल्क में लौटते हैं तो ये खांचा शुरू हो जाता है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। ये बात ऐसा नहीं है कि मोदी जी के जमाने में शुरू हुई, या ये यूपीए के जमाने में भी हम भारत का जो राष्ट्रीय नीति रही है जी, हमेशा चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स पार्टी, हमारी नीति हमेशा रही है कि आतंकवाद निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद किसी भी तरह से अच्छा नहीं हो सकता है, उसका काज कुछ भी रहा हो। इस स्थिति में आतंकी गतिविधि को मान्यता नहीं दी जा सकती। मुझे तकलीफ ये होती है कि भारत उन अकेले देशों में से, बहुत कम देश ऐसे हैं जो हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये जाके कहते हैं कि आतंकवाद को आप डिफाइन कीजिए जी। जब तक इसे स्ट्रिक्टली ये नहीं इसकी निंदा की जाएगी एक सुर से, तब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हम कहेंगे कि हाँ ये सबसे बड़ा खतरा है मानव और मानव सभ्यता के लिए। लेकिन जब हम अपने मुल्क में लौटेंगे तब किसी आतंकी को देशभक्त बता देंगे, किसी आतंकी को फ्रीडम फाइटर कह देंगे जी। तो पहली बार मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इस पर
फलस्तीन और इजराइल के ऊपर हमारा स्टैंड, भारत का स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं है। हम फलस्तीन के काज के समर्थक रहे हैं, जो भी उनका रहा है। और यासर अराफात को तो इंदिरा गांधी से कितना नजदीकी थी। हम सवाल फलस्तीन का नहीं है, देखिए सवाल सिंपल, इसमें फलस्तीन और इजराइल का नाम लेने का नहीं है जी। अभी एक आपने बात कही थी कि जो उन्होंने हद कर दी, हद नहीं कर दी है। हमास ने जो कुछ किया है, मैं बता रहा हूँ, आदिम सभ्यता में भी वो बर्बर इंसान जब नंगा रहता था, बिल्कुल, तब भी उसने ऐसा नहीं किया था भाई साहब। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें सिंपल सी एक बात है कि आतंकवादी कार्रवाई का एक सुर से हमें निंदा करनी चाहिए, उसके बाद कोई बात फिलिस्तीन या इजराइल पर होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे भारत देश में हमास को लेकर के एक से पहले निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी जब रिजोल्यूशन पास करती है और उसमें हमास का जिक्र, बिल्कुल CWC ने, कांग्रेस ने किया। लौटता हूं आपके पास, जयशंकर गुप्ता सर, यही बात उठ रही है कि आप बताएं फिलिस्तीन को लेकर भारत का जो स्टैंड है सो है, आतंकवाद को लेकर के, आतंकवादी संगठनों को लेकर भारत सरकार का जो स्टैंड है वो है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। लेकिन फिर कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक दल इस हद तक कैसे चले जाते हैं कि एक तो अलग सुर रखते हैं, दूसरा वो एक शब्द भी, कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC के प्रस्ताव में हमास को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा और फलस्तीन को लेकर के उन्होंने बातें जरूर कही। तो ये क्या तलाशने की कोशिश हो रही है जयशंकर सर? लालचंद जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है या CWC ने क्या प्रस्ताव पास किया है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, वही हम विश्लेषण कर सकते हैं। जहां तक बात यह है, देखिए शुरू से ही हम लोग इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनी मुक्ति के समर्थक रहे हैं, हमारा देश रहा है। क्योंकि इजराइल ने जिस ढंग से फिलिस्तीनियों के खिलाफ बर्बर अत्याचार किए हैं, उनकी जमीन जायदाद पे कब्जा किया हुआ है, इजराइलियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दी थी, एक तरह से शरण दिया था। जब नाजियों ने उनका दमन किया था, हिटलर के समय में उनको सर, उससे पहले का भी कुछ इतिहास है। हाँ, उसके पहले का भी इतिहास जरूर होगा। उसके पहले का इतिहास ये है कि वहां पर जो यरूशलेम की बात जब आप उठा रहे हैं, इसलिए मैं रख रहा हूं कि आप इतिहास को कितनी दूर तक जाकर देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है जी। अगर बहुत दूर जाएंगे तब आपको लगेगा कि ओरिजिनली तो जमीन उन्हीं की थी। अब ये तो देखने वाली बात हो सकती है जी, लेकिन फिलहाल का जो यही है कि फिलिस्तीन के खिलाफ लगातार इजराइल के हमले होते रहे हैं, फिलिस्तीनियों के खिलाफ होते रहे हैं, मोसाद के हमले भी होते रहे हैं। अब संजोग से एक बड़ा हमला हुआ तो उस पर आज पूरे देश भर में हमारी चर्चा हो रही है, सारा मीडिया हमारा जुटा हुआ है। लेकिन इसके पहले जितने इजरायली हमले हुए फिलिस्तीनियों के ऊपर, इस पर हमने कभी उस ढंग से कभी चर्चा नहीं की, कभी बातें नहीं की, उसमें हमको मानवाधिकार कभी नहीं दिखाई दिया। देखिए, आतंकवाद और हिंसा, ये दो रास्ते कभी भी इस दुनिया को बेहतरी के रास्ते पे नहीं ले आ सकते, ये इसमें अकाट्य सत्य है, इसमें कहीं कोई देवरा नहीं। फिलिस्तीन मुक्ति का जो संघर्ष था, यासर अराफात का था, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे का था, वो अहिंसा के जरिए था, अहिंसा पर आधारित होता था, विरोध होता था, उसके साथ हम सारे लोग खड़े होते थे। बिल्कुल, आज सरकारें, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो बयान है वो भी रहा। लेकिन अब चूंकि वो अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक विरोध जो है वो उस ढंग से कारगर नहीं हो सका, तो उसके बाद से जो उपज के आया हिंसक प्रतिरोध, जैसे चाहे हिजबुल्लाह का हो, चाहे हमास का हो, इसकी कभी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, नहीं करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो विश्व बिरादरी को एक बार बैठ के देखना पड़ेगा कि जो फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार हैं, उन पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, उनके इलाके जो लगातार सिमटते जा रहे हैं, उन पर जो बर्बर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में अगर अहिंसक बातें नहीं सुनी जाएंगी तो फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि आपने इजराइल के हमलों का जिक्र किया, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमले दोनों तरफों से होते रहे हैं, हमले दोनों तरफों से होते रहे। भारत का आप शायद को जोड़ना चाह रहे हैं, विनोद जी जोड़िए। मैं जयशंकर जी का सुन रहा था। देखिए, जयशंकर जी बहुत, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों से बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने इस इजराइल और फिलिस्तीन को, मुझे तो लगता है कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा है और काफ़ी अच्छा देखा है। लेकिन जयशंकर जी जब ये नैरेटिव की बात कह रहे थे तो उस नैरेटिव का जवाब आपने तो दिया था कि थोड़ा सा इतिहास को पीछे भी ले जाइए। मतलब मेरा उससे सवाल नहीं है, जयशंकर जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सीधे सवाल ये है
कि आज की जो स्थिति में बात कीजिए और भारत की बात जब आप कहते हैं कि हम फिलिस्तीनी संघर्ष की बात को और उसका समर्थन करते रहे, भारत पहला देश है जो फिलिस्तीन को एक गैर गल्फ कंट्री कहे तो उसने मान्यता दी थी। भारत का ही एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो इस दौर में किस तरह से बदली है इस जियो पॉलिटिक्स को। आप देखिए कि मुझे भी याद रखने की जरूरत है कि जब प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे तब वो फिलिस्तीन नहीं गए थे, लेकिन जब वो फिलिस्तीन गए थे तब इजराइल नहीं गए थे। लेकिन अक्सर यहाँ होता रहा है क्या, एक फेस सेविंग के लिए जब कोई भी हमारे यहाँ से जो शासनाध्यक्ष थे या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, अगर वो इजराइल जाते थे तो फिलिस्तीन भी जाते थे, फिलिस्तीन जाते थे तो वहां भी जाते थे। अब ये दौर नहीं है, अब ये दिखावे का दौर नहीं है, अब सही को सही और गलत को गलत कहने का जो एक साहस है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाया है। और जहां तक बात ये अभी कह रहे थे जयशंकर जी, मैं उनको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जयशंकर जी इतने देर से पिछले 30-40 साल से इसमें बात चल रही है, मीडिएशन चल रही है और कई समझौते के बाद ये बात आगे बढ़ गई है। आज क्या वो फिलिस्तीन यासिर अराफात का है? नहीं है, जो नहीं पूरे के पूरे हमास के कंट्रोल वाला जो फिलिस्तीन है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे आप देखिए कि वहां के लोगों को किस तरह से सील्ड किया हुआ है। आज देखिए कि 100 से ज्यादा जो इजरायली है उनको बंधक बनाए हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी काट सकते हैं। और उस पे दुनिया एक तरह से मोरल और एक तरह से एक स्पिरिचुअल प्रीचिंग दे रही है इजराइल को कि आप उसका पानी और बिजली को बंद मत कीजिए, आप उसके बॉर्डर को मत घेरिए। तो ये दुनिया जो पलट के जो जयशंकर जी कह रहे थे नैरेटिव, वो पलट के ये क्यों नहीं कह रहे वो बेकसूर जो तुम्हारे उसने कैदियों को बंदियों को बना के रखा है उसको मुक्त कर दो। ये दुनिया क्यों नहीं ये बात कह रही है कि तुम उस मासूमों को जिस तरह से कत्लेआम किया है उसकी क्या बुझाती, क्या ये किसी संघर्ष का और किसी ये आजादी का संघर्ष हो सकता था? बिल्कुल। देखिए जयशंकर जी ये जमाना बदल गया है। ये आप ये देखिए कि ये आतंकवाद के जिस दौर में लोग अलग अलग चश्मे से देखते थे उस समय का ये नैरेटिव था कि आप जस्टिफाई करते थे विक्टिमहुड को। आज वो दौर नहीं है, आपके सच लोगों को पता है और ये सच जो है वो ये बता रहा है कि हमास एक पूरे के पूरे ISIS का एक मॉड्यूल बन के खड़ा है। आप देखिए अभी इजराइल का एक स्टेटमेंट आया है जो कई जगह जो हमास के जो ठिकाने हैं उसमें ISIS के झंडे लगे हुए हैं। तो ये चीजें आप इस तरह से इसको घालमेल मत करिए। ये इसमें ना कोई मानवता है, इसमें कोई ह्यूमन राइट है, ये सीधे सीधे एक आतंकी हमला है जिसका रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूं रामकृपाल सर के पास। रामकृपाल सर आपको जोड़ना चाह रहे थे, इसमें जोड़िए। क्या हो गया? लगता है उनसे संपर्क हमारा अभी फिलहाल टूट गया है। मैं जयशंकर जी के पास चलता हूं। जयशंकर जी नहीं, मैं हाँ जयशंकर भाई अभी इनका जो यहूदी है इनका ये धर्म रहा है जी। और ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में एक धरती है, उस धरती पर सिर्फ यहूदी एक ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। जितना वो यहूदियों ने सफर किया है मैं समझता हूँ किसी दूसरी रेस ने वो उतनी पीड़ा नहीं झेली है। और जब आ करके 1948 में चाहे जैसे हुआ एक सेटलमेंट होता है या चलिए उस पर करके विवाद होता था और तमाम तरह की चीजें, आज हमें नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान की सच्चाई, जैसा विनोद भाई कह रहे थे, वर्तमान की सच्चाई क्या है जी। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि 7 तारीख को अचानक सुबह पूरी दुनिया चौंकती है और सबको मालूम है 5000 मिसाइल से हमला कर दिया। संपर्क टूट रहा है आपसे। मैं जयशंकर जी के पास चलता हूँ। जयशंकर सर, जिस तरह से ये देखिए कार्रवाई दोनों तरफ से होती है और ये बात बिल्कुल साफ है कि जहां कहीं भी आम नागरिकों को नुकसान होगा किसी भी हमले में तो उसकी इंसानियत के नाते उसका विरोध होगा। लेकिन सवाल यह है कि आतंकियों को इस आड़ में तो आप नहीं बचा सकते। नहीं, कतई नहीं। आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं कर सकता, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं तो फिर ये अलग अलग स्वर नहीं, हाल के वर्षों में इजराइल से बड़ा आतंकी कोई नहीं है। जिस ढंग से इजराइल ने फिलिस्तीनियों का मसक्कर किया है बीते वर्षों में, जो सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट के अलावे जिस ढंग से वो तो कहता है कि फिलिस्तीन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जबकि हमारी सरकार ने यहाँ पे उसको दूतावास भी दिया है। फिलिस्तीन सरकार की यहाँ दूतावास हमारे यहाँ है, यूएन में उसको मान्यता दिया है। तो लेकिन अब इजराइल कहता था कि नहीं साहब हम तो मानते ही नहीं है, कोई कौन है फिलिस्तीन? फिलिस्तीन की लैंड पे आप आके बसे, उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया वहां से और आकर के आप काबिज हो गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है।
और फिर लगातार जिस ढंग से मारकाट होती रहती है, कभी हिजबुल्लाह अटैक कर लेगा, कभी हमास कर देगा, कभी मोसाद के लोग मामला वही है कि इजराइल का तर्क ये है कि देखिए ये जमीन, ये यरूशलेम, ये हमसे छीनी गई थी और हम इसे वापस ले रहे हैं। अच्छा, मतलब शरणार्थी बन के आए आप छीनने के लिए? नहीं, उस समय जब आए आप, हिटलर ने आपको बंद करके मारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप आए वहां कहे कि हमारी जमीन है भैया, हमको यहाँ दे दो, वो तो नहीं माना गया। आप जानते हैं ना, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रस्ताव पारित करके इसे किया गया था। वो सेटलमेंट हुआ था, वो शरणार्थी के रूप में आए थे, उनको जगह दी गई थी वहां पे, उनका एक समझौता हुआ था, उस आधार पे वहां रहने के लिए जगह दी थी। ये नहीं माना गया था कि नहीं उनकी पुरानी पुश्तैनी जमीन थी या ये था जगह थी इसलिए उनको वहां बसाया गया, ऐसा नहीं था। वो सेटलमेंट में कहीं नहीं है ऐसा। आप ये देखें कि सेटलमेंट के लिए यरूशलेम को ही क्यों चुना गया, कहीं और भी बसाया जा सकता था उनको, क्योंकि उसका उस जमीन का एक इतिहास रहा है, उसी इतिहास के तहत ऐसा किया गया। विनोद जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए जयशंकर जी, मैं क्या कहूँ, जयशंकर जी जिस नैरेटिव को ला रहे हैं वो एक विक्टिमहुड का नैरेटिव है। और विक्टिमहुड के नैरेटिव जो है वो इंडिया में, भारत में और बाकी देशों में ये सूट करता रहा है, खास करके कुछ खास वर्ग में, खास लोगों में, ये बताने के लिए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इतिहास के सारे चीजें खुली किताब है, आप इस तरह की चीजें तो आप भारत में भी दोहराते हैं कि आप ये देखिए कि वो एक अलक्सा मस्जिद है जिसके बारे में कितने क्लेम हुए हैं। आप यहूदियों से लेके और आपके ईसाई से लेके सारे लोगों ने अपना अलग अलग क्लेम किया है। फिर भी आप यूनाइटेड नेशन का जो सेटलमेंट था, जो दोनों को दो कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश किया था, उसमें आज भी तो एक है ना कि एक दीवार में आज भी यहूदी लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। तो ये इतिहास की इन सब चीजों को आगे आप ये बात कहते हैं कि जब आप यहाँ पे कह रहे हैं तो आप कहते हैं इंडिया में कि इसको भूलने की जरूरत है, जो चीजें हुई आप उसको भूल जाओ, और वहां आप उसको याद दिला रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारे। ठीक है, माफी के साथ आप सभी का धन्यवाद। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We will share with you information about further flights as they are finalized. This is still an evolving situation.